नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी बहुरी अकेला। स्टाफ रूम में गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुझे देखकर क्षण भर को सन्नाटा खिंच गया। मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं हूँ। तभी मिसेस झा ने कहा, लो ये आ गई मिसेस स्मार्टी, इन्हें भेज दो। बहुत काबिल आइटम है, कैसी भी सिचुएशन हो ब्रेवली हैंडल करती हैं। मिसेस सक्सेना मुंह बनाकर बोली, वे दिन गए मिसेस झा, अब तो ये मिसेस प्रिविलेज्ड हैं, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि क्यों हो रही है? मैंने आखिर पूछ ही लिया। अरे हम गरीब क्या कृपा दृष्टि करेंगे? कृपा दृष्टि तो आप पर मैम की है, इसीलिए तो आपको कोई असाइनमेंट नहीं दिया जा सकता, खासकर संडेज़ को। मिसेस सक्सेना कुटिलता से आंखें नचाकर बोली, मुझे कुछ पता भी तो चले कि माजरा क्या है, मैंने कुर्सी खींचते हुए कहा। उत्तर में सब ने एक साथ बोलना शुरू किया। बड़ी देर बाद मेरी समझ में आया। उसका सार यह था कि शुक्रवार को एमए फाइनल की लड़कियां अजंता एलोरा जा रही हैं, पर इंचार्ज मिसेस गुप्ता के ससुर जो आज अचानक कूच कर गए। अब सवाल यह है कि उनके स्थान पर किसे भेजा जाए। सबकी अपनी परेशानियां थीं। मिसेस सक्सेना की बिटिया वायरल में पड़ी थी। रविवार को किरण के देवर की सगाई थी। मिसेस कृपाल की सास पैर में प्लास्टर बंधवाकर पड़ी थी। खंडेलवाल के पूरे दिन चल रहे थे। दास गुप्ता के दोनों बच्चों के सोमवार से टर्मिनल्स शुरू हो रहे थे। बिसारियाँ पहले से ही छुट्टी पर थीं। स्टाफ में 2-3 अति बुजुर्ग सदस्य थीं जिन्हें इस मिशन पर भेजना बेकार था। एकाएक मुझे याद आया, विभा तो जा सकती है ना, या उसके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है? विभा तो जा रही है, पर वह तो खुद बच्ची है, लड़कियों को क्या संभालेगी? कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी साथ होना चाहिए। और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैडम की चहेती जो हो, उनकी सख्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम न सौंपा जाए। देर से शादी करने का यही तो फ़ायदा है, सबकी सिंपैथी मिल जाती है। मैं चकित सी देखती रह गई। ये सबकी सब मेरी कलीग्स हैं, सालों से हम साथ काम कर रहे थे। हमेशा कैसी शहद घुली बातें करती हैं। आज पता चला कि सबके मन में कितना जहर भरा हुआ है। उन सबके पास व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट थी। एक मैं ही फालतू नज़र आ रही थी, पर उनके शब्दों में प्रिविलेज्ड थी, इसलिए उसकी सबकी ज़बान पर जैसे कांटे उगाए थे। भला हो मिसेज देशपांडे का, उन्होंने मेरा पक्ष लेते हुए बोली, अभी तक तो यही बेचारी सारी बेगाड़ हो रही थी, अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपैथेटिक हो गई हैं तो तुम लोगों को जलन हो रही है। अरे यह तो सोचो कि इतनी देर से उसने शादी की है, पति भी साथ नहीं रहते, एक छुट्टी के दिन ही मेल मुलाकात हो पाती है, वह भी तुम लोगों से देखी नहीं जाती। उनकी बुजुर्गियत का ख्याल करके सब चुप हो गईं, पर सबके चेहरे पर भाव यह था कि इसने देर से शादी की है तो उसका खामियाजा हम क्यों भुगतें। मिसेस सक्सेना से तो आखिर रहा नहीं गया। बोली, आंटी अब साल भर तो हो गया, इतने तो कोई नई नवेली बहू को भी नहीं सहेजता। मेरा तो जैसे खून खौल गया। आप लोग यही चाहती हैं ना कि मैं इस बार लड़कियों के साथ जाऊं, तो चली जाऊंगी। उसके लिए इतने तानों उलाहनों की क्या ज़रूरत है? और मिस्टर हबी, उनका क्या होगा? उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? दैट इज़ माय प्रॉब्लम। उसी तैश में मैं मैडम के कमरे में चली गई और कह दिया कि मिसेस गुप्ता के ना आने से कोई परेशानी हो रही हो तो मैं तैयार हूँ। वे कुछ देर तक मुझे देखती नहीं, फिर बोली, इट इज़ वेरी सपोर्टिंग ऑफ यू। दरअसल मैं तुम्हें बुलाने को सोच ही रही थी। अकेली विवाह पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना, तो आप इतना संकोच क्यों करती हैं मैम? यू आर द बॉस, आप जिसे कहेंगी उसे जाना ही पड़ेगा। आप नहीं जानती आपके सौजन्य को लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी। मैं 4-5 बार उन्हें बतला चुकी हूँ कि वे मिस्टर कश्यप है, शर्मा नहीं, पर उन्हें याद ही नहीं रहता। अब तो मैंने टोकना भी छोड़ दिया है। इसलिए उनके सुर में सुर मिलाकर कहा,
आप शर्मा जी की चिंता ना करें, मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। वे भी सरकारी नौकर हैं, ड्यूटी का मतलब समझते हैं। ओके ओके एंड गुड लक टू यू। घर लौटते समय बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अच्छा लगा कि मेरे प्रस्ताव के बाद मैडम के चेहरे पर राहत के भाव उभरे थे। पर ईमानदारी की बात यह थी कि उनसे भी ज़्यादा राहत का एहसास मुझे हो रहा था। पिछले 2 हफ्ते श्रीमान जी नहीं आए थे। आखिरी बार जिस मूड में यहाँ से गए थे, लगता था इस बार भी नहीं आएंगे। 2 रविवार लगातार मैं स्नेही पड़ोसियों की प्यार भरी पूछताछ से तंग आ गई थी। इस हफ्ते फिर वही सब दोहराना संकट लग रहा था। शायद इसलिए आगे बढ़कर मैंने यह जिम्मेदारी ले ली थी। मुझे एक बहाना चाहिए था, सो मिल गया। कभी कभी लगता है कि मैंने नाहक शादी की। ज़िंदगी अच्छी भली गुजर रही थी, न कोई तनाव था न पछतावा। बस एक शादी की चिंता थी जो मुझसे ज़्यादा मेरे भाइयों को खाए जा रही थी। अपनी भरी पूरी गृहस्थियों के बीच बेचारे एक अपराध बोध के साथ जी रहे थे। बड़े भैया की पिंकी के बीए कर लेने के बाद तो सबके सब जैसे एकदम व्यग्र हो उठे। कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी हो जाना लाजिमी था। सो श्रीमान कश्यप को घेरा गया। 10 और 12 साल के 2 बच्चों के बाप से शादी करना मेरे लिए कतई रोमांचक नहीं था। पर भाई आश्वस्त थे कि मुझे अपना एक घर मिल गया है। पर उस घर से जुड़ कहाँ पाई, किसी ने मौका ही नहीं दिया। शादी के बाद 4-5 दिन रही थी। बाद में दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के लिए गई थी बस। छुट्टियों में वे मुझे 1 महीना घुमाने ले गए थे। 1 महीना मुझे भाइयों के पास रहने के लिए कह दिया था। भाइयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी। पर इस बार का अनुभव नया था। पीहर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार, लाड़ दुलार पहली बार ही पाया था। शादी के बाद भी मैं उसी घर में बनी रही। पर हाँ, मिस्टर कश्यप को ज़रूर एक अतिरिक्त घर मिल गया था। उनकी सारी छुट्टियां यहीं गुजरती। केंद्र सरकार की नौकरी थी। शनिवार रविवार छुट्टी होती। वे भोपाल से शुक्रवार को इंटरसिटी से आते और सोमवार की सुबह उसी ट्रेन से लौट जाते। साल भर से मेरा दाम्पत्य जीवन इसी साप्ताहिक तंज पर चल रहा था। उस दिन 2 रविवार की रात को भी वे घड़ी में अलार्म भर रहे थे कि मैंने कहा सुबह चले जाएंगे। जाना तो पड़ेगा ही, कल सोमवार है, भूल गई क्या? सोमवार को कैसे भूल सकती हूँ, मुझे भी तो कॉलेज जाना है। पर मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। क्या? कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था। कल क्यों? आज ही बुला लेती ना। यूँ ही बुलाना अच्छा नहीं लगता, कोई मौका भी तो हो। तो कल क्या है? आपकी याददाश्त तो इतनी अच्छी है, आपको यहाँ बैठकर भी अपने बच्चों की ही नहीं, भांजे भतीजों के, मामा मौसियों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। कल तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, मेरा जन्मदिन तो कब से आकर चला गया। जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया। आपके लिए मुझे 100 बहाने गढ़ने पड़े। एक साड़ी अपनी ओर से खरीदकर आपके उपहार के तौर पर पेश करनी पड़ी। मेरा जन्मदिन आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं। पर कल की तारीख तो आपको याद रखनी चाहिए थी, या कि उसका भी आपके निकट कोई महत्व नहीं है? न चाहते हुए भी मेरी आवाज़ थोड़ी तल्ख हो गई थी। उन्होंने कैलेंडर की ओर नज़र डाली। ओह, कल 11 नवंबर है, मतलब अपनी शादी को 1 साल पूरा हो गया। धन्य भाग, आपको याद तो आया। पर आपने इस तरह मुंह क्यों लटका लिया? मैंने रुकने के लिए कहा ज़रूर है, पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए। सेलिब्रेशन का मूड अगर है तो मैं साथ चली चलती हूँ, नहीं तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चलना चाहो तो ज़रूर चलो, उन्होंने कहा, पर स्वर में कोई आग्रह नहीं था। ऐसा है कि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं। मंगलवार को शौनक का गणित का पेपर है, इसीलिए मेरा कल लौटना ज़रूरी है। सेलिब्रेशन से मेरा मतलब किसी पार्टी से नहीं था। हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या एक आध पिक्चर देख सकते थे। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, कोई बात नहीं, हम लोग दिन भर साथ ही रह लेते। यह प्रस्ताव आपकी ओर से आता तो मैं उतने में ही खुश हो जाती। पर आपको तो याद ही नहीं था।
आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद रहती है। पिछली रामनवमी और जन्माष्टमी का श्रृंगार का सारा सामान यहीं से ले गए थे। बस आपको मेरा जन्मदिन या अपनी शादी की सालगिरह याद नहीं रही। बार बार बच्चों का अम्मा का ताना क्यों दे रही हो? वे लोग मेरी जिम्मेदारी हैं और मैं क्या हूँ? सिर्फ ज़रूरत? कैसी ज़रूरत? यह भी बताना पड़ेगा। कुछ देर कमरे में भीषण स्तब्धता छाई रही। फिर मैंने ही कहा, आप बच्चों के सामने एक आदर्श पिता बने रहना चाहते हैं, इसीलिए मुझे तरजीह नहीं देते, जानती हूँ। इसीलिए आज तक आपने मेरे स्थानांतरण के लिए प्रयत्न नहीं किया। आश्चर्य तो यह है कि अम्मा जी ने भी कभी इसके लिए जोर नहीं दिया। प्लीज़ लीव माय मदर अलोन। मैं कोई उन्हें गाली थोड़ी दे रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। कोई भावुक महिला होती तो कहती, बहू तुम आकर जल्दी से अपना घर बार संभालो और मुझे छुट्टी दो। पर वे बड़ी प्रैक्टिकल हैं, उन्हें यही व्यवस्था रास आ गई है। घर में उनका एक छत्र शासन भी बना रहता है और बेटे की कोई परेशानी भी नहीं होती। वह आदर्श बेटा बना रहता है, आदर्श पिता बना रहता है और उसकी साप्ताहिक आनंद यात्रा भी निर्विघ्न चलती रहती है। आनंद यात्रा? वाह, तुम क्या सोचती हो? तुम कोई हुस्न परी हो जिसके लिए मैं दीवाना हो चला आता हूँ। ठक लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घूंसा जड़ दिया हो। बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जज्ब कर पाई। फिर अत्यंत कसैले स्वर में कहा, मैं हुस्न की परी होती तो 34 साल तक अनब्याही न बैठी रहती और ना ही 2 बच्चों के बाप से शादी करती। यह बात कहने के साथ ही मैं दीवार की ओर मुँह करके लेट गई। इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई, पर वह जरूर स्याह पड़ गया होगा। वे उस रात कब कहाँ सोए मैं नहीं जानती। सुबह अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठी। उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी, पर मैं दम साधे पड़ी रही। जाते समय उन्होंने मुझे आवाज़ दी भी हो तो पता नहीं। सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वप्न देखकर जागी हूँ। उसके बाद आज तीसरा शुक्रवार है, जनाब की कोई खबर नहीं। रूठ कर गए हैं, सोचा होगा मना लेगी, पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं। बल्कि गुस्सा तो हमें आना चाहिए था, अपमान तो हमारा हुआ है। सच तो यह है कि उनके ना आने से मुझे राहत ही मिली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ति का स्पर्श या सामीप्य सहन नहीं कर पाऊंगी। सुबह बैग भर रही थी कि फ़ोन खड़का। मैं बोल रहा हूँ। मैं? कितना ज़बरदस्त है मैं, जैसे आवाज़ सुनते ही पहचान लिए जाएंगे। अच्छा आप हैं, कहिए। हम लोग रात को 9 बजे पहुँच रहे हैं। फ़ोन इसलिए किया था कि खाना बनाकर रख सको। पिछले 2 शुक्रवार से मेरा खाना बर्बाद हो रहा था, पर मैंने उसका जिक्र न करते हुए कहा, हम लोग मतलब बच्चे भी साथ आ रहे हैं, इसीलिए बस से आ रहा हूँ। ट्रेन बहुत लेट पहुँचती है। मैं पसोपेश में पड़ गई। मेरी चुप्पी से वे थोड़े विचलित हो गए। क्या हुआ, कोई समस्या? कहो तो बच्चों को न लाऊं? बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था। बच्चे आ रहे हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन सचमुच एक समस्या आ गई है। मैं आज शाम को अजंता एलोरा जा रही हूँ। प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं, क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है। कॉलेज की लड़कियों के साथ इंचार्ज बनकर जा रही हूँ। पर तुम ही क्यों? मैं क्यों नहीं? पिछले साल भर से तो उन्होंने मुझे कोई काम ही नहीं दिया। मेरे साथ सारे संडेज़ फ्री रखे। कॉलेज में इतनी परीक्षाएं होती हैं, पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी। पर किसी की सदाशयता का ज़्यादा फ़ायदा उठाना अच्छा थोड़ा ही लगता है। आखिर ये मेरी नौकरी है। इस बार उधर चुप्पी छाई रही। फिर 2 हफ्ते से आप आए नहीं थे, तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे। मैं 2 हफ्तों से नहीं आया तो तुमने कोई खोज खबर भी तो नहीं ली? एक बार फ़ोन ही कर लेती। कारण मुझे मालूम था, इसलिए फ़ोन नहीं किया। मैं बीमार भी तो हो सकता था। बीमार होते तो फ़ोन करते। आप तो नाराज़ थे। मैं तो आज भी आपकी आशा नहीं कर रही थी। शायद अम्मा जी ने। हर बार अम्मा जी को बीच में क्यों ले आती हो? बहुत श्रद्धायुक्त अंतःकरण से कह रही हूँ कि शायद अम्मा जी ने ही समझाया होगा
कि कमाऊ बीवी से बनाकर चलना चाहिए। उधर से फ़ोन पटकने की आवाज़ आई। मैंने भी परवाह नहीं की। अगर आप कड़वी बात कहते हो तो सुनने का भी हौसला रखो। जब सुन नहीं सकते तो कहते क्यों हो? कॉलेज से लौटते हुए अचानक ख्याल आया कि सफ़र के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ले लूँ। घर की ओर मुड़ने के बजाय मैं बाज़ार की ओर मुड़ गई। पर शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि उस ओर से मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई। उससे बचने के लिए मैं सड़क के इतने किनारे चली गई कि गिर ही पड़ी। क्षण भर को आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पल भर में वहाँ भीड़ जुटाई थी। 4 सहृदय लोगों ने मुझे स्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुँचाया। मैंने तुरंत एक फ़ोन पड़ोस में किया और एक कॉलेज में। नीतू और उसकी मम्मी फ़ौरन दौड़ी चली आईं और मुझे पूरे समय मेरे साथ बनी रहीं। कॉलेज में फ़ोन करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह था कि लोग मेरे भरोसे न रहें, पर खबर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी 2-3 लोगों के साथ आ गईं और जाते समय अपनी कार यहीं छोड़ गईं। रात 10 बजे जब वह घर लौटी तो मेरे बाएं हाथ में प्लास्टर था और बाएं पैर की पिंडली में 6-7 टाँके लगे थे और घुटने और कंधे पर खरोंचें थीं। सौभाग्य से सिर पर कोई चोट नहीं थी, पर वह बेतरह घूम रहा था। घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भैया को फ़ोन लगाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे बोल उठे, अरे इतनी देर तुम कहाँ थी? मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। उनके स्वर में उल्लास फूट पड़ रहा था। मैंने अपनी बात कुछ देर को मुलतवी करके कहा, थोड़ा बाजार तक गई थी। पर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देखकर गए थे ना, उनके यहाँ से हाँ आ गई है। अरे वाह, बधाई। लड़का 3 महीने के लिए जापान जा रहा है, इसलिए माँ के साथ एक बार मिलने आ रहा है। मेरी इच्छा थी कि कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को देख लेते। दरअसल क्या है भैया कि मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जा रही थी, तो इन्हें आने के लिए मना कर दिया था। कब जा रही हो? आज ही जाना था, पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी। पट्टी वगैरह करवा कर अभी लौटी हूँ। ज़्यादा चोट तो नहीं आई? चोट तो ज़्यादा नहीं है, पर आना ज़रा मुश्किल लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, टेक केयर। इन लोगों से निपट लूँ फिर आता हूँ। नीतू मुझे देखती रह गई। यह क्या, आपने ठीक से बताया क्यों नहीं? वे बिटिया का रिश्ता तय कर रहे हैं। इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जीजाजी को तो फ़ोन कर दिया होता। नहीं रे, यहाँ नहीं आना था, इसलिए उन्होंने टूर प्रोग्राम बना लिया था। घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे। इतनी रात को फ़ोन करूँगी तो परेशान हो जाएंगे। जीजाजी के पास मोबाइल नहीं है, यही तो सोच रही हूँ। इस जन्मदिन पर उन्हें प्रेजेंट ही कर दे दूँगी। बहुत परेशानी होती है। अच्छा नीतू, आज की रात तुम मेरे पास रह जाओगी? कल से मैं बसंती को बोल दूँगी। कैसी बातें कर रही हो? आज तो मुझे रहना ही है। अपने घर पर खबर की भी होती तो सुबह पहले कोई आता थोड़े ही। वह रात बड़ी मुश्किल से कटी। उपचार के समय उन्होंने मुझे कोई निश्चेतक दवा दी होगी। उसका असर धीरे धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्व जताने लगा था। यूँ तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थीं, पर उन्हें कारगर होने में थोड़ा समय लगता ही था। घर का कोई साथ में होता तो मैं उसे सारी रात सोने नहीं देती, पर पराई लड़की को परेशान कैसे करती, सो सहनशीलता का नाटक करना ही पड़ा। दर्द के घूंट पीते हुए मैं बराबर उस एक व्यक्ति को कोस रही थी, मिस्टर कश्यप, आपने साल भर में और कोई तोहफा तो नहीं दिया, पर शायद बद्दुआएं दिल खोल कर दी हैं। उसी को भुगत रही हूँ। नहीं तो 10 साल से गाड़ी चला रही हूँ, कभी एक खरोंच भी नहीं आई। बमुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आंख लग गई, पर नीतू ने 7 बजे ही चाय के लिए जगा दिया। उसका कहना भी ठीक था। बोली, आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, अड़ोस पड़ोस में खबर लगते ही आने वालों का तांता शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी। फिर उसी ने मेरे मुंह हाथ धुलवाए, बाल ठीक किए, उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले। फिर उसने मेरे हाथ में कार्डलेस थमाकर मुझे सोफ़ा पर लाकर बिठा दिया।
आसपास तकिए लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं अधलेटी रह सकूं। बोली कि हर किसी को बेडरूम तक लाना ठीक नहीं लगता। उसका तर्क ठीक था और जैसा कि उसने कहा था, 8 बजे से आने वालों का सिलसिला जो शुरू हुआ 10 साढ़े 10 बजे तक चलता ही रहा। बेचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी। 11 बजे मैंने उसे ज़बरदस्ती घर भेजा। कहा कि बाहर से चेन लगा दो, आने वाला अपने आप खोल लेगा। नीतू को गए मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं तो चकित थी कि न दस्तक न घंटी, ऐसे औचक कौन आ गया। पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई। कमर पर दोनों हाथ रखे दरवाजे में खड़े होकर श्रीमान मुझे घूर रहे थे। उस दृष्टि में रोष था, उपालंब था, उपहास था और शायद तिरस्कार भी। आई न्यू इट, मुझे मालूम था। तुम्हें कहीं आना जाना नहीं था, सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाया गया था। आई वॉज डेड श्योर। वे जिस तरह मुझे घूर रहे थे, मैं भी एकटक उन्हें देख रही थी। मेरी आंखों में उपालंब की मात्रा शायद ज़्यादा गहरी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली। उनकी नज़रें हटते ही मैंने कॉर्डलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया। सॉरी नीतू डार्लिंग, तुम्हें फिर से कष्ट दे रही हूँ, पर क्या है कि तुम्हारे जीजाजी आ गए हैं। एक कप चाय बनाकर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा। मेरे लिए पड़ोसियों को कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कसैले स्वर में कहा। अब वे दरवाज़ा छोड़कर सामने कुर्सी पर बैठ गए थे। अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ। वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने चला आया था। मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत व्यग्र नहीं थी, बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच कोई तीसरा आकर बैठ जाए। मुझे पता था कि जीजाजी का नाम सुनते ही नीतू दौड़ी चली आएगी, और फिर वही हुआ। 5 मिनट में नीतू 2 कप चाय लेकर हाजिर हो गई। हाय जीजाजी, नीतू ने झाँक कर स्वागत किया और हुलस कर पूछा, आपको कैसे पता चला? दीदी तो फ़ोन ही नहीं कर रही थी। पता करने वाले पता कर ही लेते हैं, इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। बेचारी नीतू इनका मंतव्य समझ नहीं पाई। अपनी ही रौ में बोली, मम्मी तो यही कह रही थी कि दिल से दिल को राह होती है, फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है। फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझसे बोली, दीदी अब आप भी उठकर ज़रा सी चाय पी लो, सुबह से बोल बोल कर दिमाग चकरा गया होगा। वो मुझे सहारा देकर उठाने लगी और इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे। अब उन्हें कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उठने की प्रक्रिया में अब जब मेरा शॉल कंधे से खिसक गया तो उनकी प्लास्टर पर नज़र पड़ी। अरे ये हाथ को क्या हो गया? गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही टूटा है। आप खुशकिस्मत हैं जीजाजी कि ये सही सलामत बच गईं, वरना क्या से क्या हो जाता। तुम्हें मैं सही सलामत नज़र आ रही हूँ? अरे हाथ ही तो टूटा है। सब लोग कह रहे थे कि किस्मत वाली थी जो सड़क के किनारे गिरी, अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या होता। उस कल्पना मात्र से ही मुझे झुरझुरी हो आई। मैंने नीतू से कहा, थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाकर थोड़ा लेट लूँगी। हाँ अब आप बिल्कुल आराम करो, कोई आएगा तो जीजाजी निपट लेंगे। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा, बसंती को 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, अगर किसी के हाथ खबर भिजवा दोगी तो वो आ जाएगी, 2 रोटी ही डाल जाएगी। बसंती को मैं खबर कर दूंगी, पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते? तुम ही लोग तो कर रहे हो, पड़ोसी और होते किस लिए हैं? नीतू जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले, इतना सब हो गया तो क्या मुझे फ़ोन नहीं कर सकती थी? मैंने एक क्षण इनकी ओर देखा और कहा, फ़ोन पर भी कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते? वे चुप हो गए। फिर बड़ी देर तक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा। फिर कुछ देर बाद फ़ोन बजा। मेरा कॉर्डलेस बाहर ही छूट गया था, इसलिए फ़ोन इन्हें ही उठाना पड़ा। शायद बड़े भैया का था, मेरा हालचाल पूछ रहे थे। मैं जब तक उन्हें सावधान करती वे सब ब्यौरा दे चुके थे। फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी। ये क्या कर बैठी तुम?
और रात को तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उसी समय चला आता। मुझे मालूम था इसीलिए नहीं बताया। आप आ भी जाते तो सुबह फिर मेहमानों के लिए भागना पड़ता। अब आपकी उम्र इतनी भागदौड़ करने की नहीं है। पड़ोसी बहुत अच्छी है और अब तो ये भी आ गए हैं। हाँ, अभी फ़ोन पर उनकी आवाज़ सुनकर थोड़ा संतोष हुआ। अच्छा, तो हम लोग सुबह आते हैं, टेक केयर। भैया के फ़ोन के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। ये पेपर पढ़ते रहे, मैं सोने की कोशिश करती रही। नीतू दोनों की थालियाँ लेकर आ गई। तभी यह नीरवता भंग हुई। नीतू बोली, मम्मी तो कह रही थी कि जमाई जी को यहीं बुला लो, ठीक से खा लेंगे। पर मैंने कहा कि दीदी अकेले बोर हो जाएंगी, वो अच्छी हो जाएंगी तो फिर दोनों को एक साथ बुलाकर खूब खातिरदारी कर लेना। एक बात और, जाते हुए मैं बाहर से ताला डालकर जा रही हूँ, नहीं तो मोहल्ले भर की आंटी लोग तंग करने आ जाएंगी। रात भर की जागी हो, थोड़ा आराम कर लो। खोलोगी कब? 4 बजे चाय लेकर आऊँगी ना। और सचमुच वह मैं ताले में बंद करके चली गई। वह जब तक रहती है पटर पटर करती रहती है, घर भरा भरा लगता है। उसके जाते ही एक निचाट सूनेपन ने घेर लिया। उस असहज एकांत से निजात पाने के लिए मैंने कहा, आप तो आज ही जाने वाले थे ना, तो दिन में निकल जाते, रात में ठंड से परेशान हो जाएंगे। वे एक क्षण मुझे घूरते रहे, फिर बोले, मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है कि तुम्हें इस हाल में छोड़कर चला जाऊंगा? एक तरह से बात यहीं पर एक अच्छे बिंदु पर समाप्त हो जानी थी, पर मेरे मन में प्रतिशोध की आग धधक रही थी। वह हुस्न परी वाला डायलॉग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था। उसी ने मुझे चुप नहीं बैठने दिया। मैंने बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मेरी ऐसी हालत है तभी तो कह रही हूँ, रुक कर क्या करेंगे? वे अवाक मुझे देखते रह गए। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, एक पुरानी बात याद आ गई। एक बार आप आए थे और मैं संकोच के मारे में क्षण भर को चुप रह गई। उस दिन आप कितना नाराज़ हुए थे। कहा था कि फ़ोन तो कर देती, बेकार में 200-250 रुपये का चूना लग गया। उनका चेहरा फक पड़ गया। डूबती सी आवाज़ में बोले, उस बात को अब तक गांठ बंद कर बैठी हूँ? यही क्यों, और भी बहुत सी हैं। सारी गांठें खोलने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर बहुत अत्याचार करता हूँ। प्रचलित मायनों में जिसे अत्याचार कहते हैं वह तो आप कर नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ। आपका तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है और अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल। बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। मसलन अब कहाँ से शुरू करूँ? चलिए शुरू से करते हैं। याद है जब शादी के बाद पहली बार इस घर में आए थे, मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंग से सजाया था। हमारा स्वागत भी बहुत शानदार हुआ था। हार, फूल, संगीत, उपहार, मिठाई, और लोग इतने कि पैर रखने को जगह नहीं थी। उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था, फ्लैट तो बहुत सुंदर है, इतने का पड़ा? क्या मुझे यह पूछने का हक नहीं था? ज़रूर था, पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई। उस निभृत एकांत की अवहेलना कर आप इंदौर और भोपाल की कीमतों की तुलना करते रहे। बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने बैंक से लोन उठाया था या जीपीएफ से लिया था, और यह भी कि किस्तें पट गई हैं या कि अभी बाकी हैं। मेरे ख्याल से मुझे यह भी पूछने का हक नहीं था। हक तो 100% है, पर यह विषय उस दिन के लिए नहीं था। मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा वेतन, मेरा फ्लैट प्लस पॉइंट थे, पर वे ही अहम मुद्दा होकर रह जाएंगे और मैं गॉड हो जाऊंगी, यह नहीं सोचा था। अगली बार आप जब आएँ तो आपने नॉमिनेशन के बारे में पूछा था। मैंने दोनों भाइयों के बेटों को फ्लैट के जीपीएफ के लिए नॉमिनेट किया था। आपने कहा कि अगर नामांकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत परेशानी होती है। इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज़ देखता हूँ कि लोग बाद में किस तरह परेशान होते हैं। मैं भी जानती हूँ, पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविष्य के सपने देखती है। उसे वसीयत के बारे में सोचना जरा अच्छा नहीं लगता। बदली हुई परिस्थिति में शायद मैं खुद इस विषय में पहल करती, पर आपकी उतावली देखकर वितृष्णा हो आई। उसके बाद तो शोषण का एक अनवरत सिलसिला शुरू हो गया। मेरे टेलीफोन का बिल दुगना तिगुना आने लगा।
सब लोग छेड़ते कि रात भर मियाँ से बात करती होगी। उन्हें क्या पता कि मियाँ ने घर पर बात करने के लिए तो एकदम मना किया हुआ है और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्हें कैसे बताती कि यहाँ आकर श्रीमान को सारे दोस्तों के, भाई भतीजों के जन्मदिन याद आ जाते हैं। सारे रिश्तेदारों की मिजाज पुरसी और मातम पुरसी यहाँ से होती है। यह तो शायद तुम्हें भी पता होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स संडेज़ को सस्ती पड़ती हैं और अक्सर संडेज़ को मैं यहीं होता हूँ। हाँ, मुझे पता है। और मुझे यह भी पता है कि इंदौर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है, इसलिए चादरें और पर्दे यहीं से खरीदना चाहिए। यहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स की मंडी भी बहुत मशहूर है, इसलिए बच्चों के जन्मदिन के कपड़े यहीं से लेना चाहिए। यहाँ जब तक गर्म कपड़ों की सेल लगती है, इसलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर यहीं से जाएगा। इसके अलावा और भी फरमाइशें चीज़ें हैं, जैसे फरियाली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बारबी सेट, कलर बॉक्स वगैरह। और मुझे यह भी मालूम है कि आपने घर पर यह कभी नहीं जताया होगा कि ये फरमाइश कौन पूरी कर रहा है। देखो, ज़्यादा एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊँगा तो सब चुकता कर जाऊँगा। हिसाब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी अब मेरा ही है, इसलिए एहसान की कोई बात नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किया था। जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी अब मेरा ही है, इसलिए एहसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। राहुल को जन्मदिन पर डांस करना था, आप यहाँ का म्यूज़िक सिस्टम ले गए। बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहाँ से वीसीडी प्लेयर ले गए। बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई खर्च होती है, इसलिए मेरा इमरजेंसी लैंप भी भोपाल पहुँच गया। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, आपको अधिकार था और आपने उसका उपयोग किया, पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया। मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं, मेरा तो सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो किया गया। वाह, सुनने में बुरा लगता है ना? शोषण कहूँगी तो और भी बुरा लगेगा, पर मेरे साथ यही हो रहा था और वह मेरी समझ में भी आ रहा था। पर मैंने मन को बहला लिया था कि मैं घर की किस्तें चुका रही हूँ, घर जिसकी मुझे अरसे से तलाश थी, घर जो रिश्तों की मजबूत ज़मीन पर खड़ा हो, घर जो आपसी सामंजस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो। पर वह घर तो मुझे मिला नहीं, आपने दिया ही नहीं। देखो, तुम्हारी तरह मैं साहित्यिक भाषा तो बोल नहीं सकता, लेकिन आप खूब बोल सकते हैं। आपका हुस्न परी वाला जुमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा हुआ है। कल रात भर मैं दर्द के मारे सो नहीं पाई थी, पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था जो उस रात आपने मुझे दिया। ये घाव तो कल भर को भर जाएंगे, पर यह घाव ताउम्र हरा रहेगा। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया। आज आज मैंने क्या किया? वे हैरान थे। आज आप सिर्फ मेरे सच को परखने यहाँ चले आए। मान लो मैं चली ही गई होती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, या मेरी ही क्या इमेज बनती? आपकी तो यह दूसरी शादी है। इतना तो आप भी समझते होंगे कि दाम्पत्य का आधार होता है विश्वास, और मिस्टर कश्यप, आपने उसे ही नकार दिया, फिर शेष क्या रहा? तभी दरवाज़ा खड़का। नीतू शायद चाय लेकर आई थी। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गए। वैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आंख बंद करके लेटने को जी चाह रहा था, और चाय पीकर मैं सचमुच लेट गई। नीतू बोली, जीजा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे, बताइए। व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैं गरीब क्या बताऊंगा, अपनी दीदी से पूछो। गेस्ट ऑफ ऑनर तो वो हैं। और इतना कहकर वे बाथरूम में घुस गए। नीतू थोड़ी देर बैठी बतियाती रही, पर मेरी ओर से कोई प्रोत्साहन न पाकर चुपचाप उठकर चली गई। वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंघी फेरते हुए बोले, अच्छा मैं निकल रहा हूँ। मैंने प्रश्नार्थक नज़रों से उनकी ओर देखा। रतलाम वालों के आने तक रुकने का इरादा था, पर देखता हूँ उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, खूब अच्छी सेवा टहल कर रहे हैं। मेरी वजह से बल्कि असुविधा ही हो रही है। और हाँ, तुम्हारी सारी चीज़ें अगली बार ले आऊँगा, अगर आया तो, वरना के हाथ भिजवा दूँगा।
मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले, लेटी रहो, मेरे लिए फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आदर मान बहुत हो चुका है। सी ऑफ करने के लिए न सही, दरवाज़ा बंद करने के लिए तो उठना होगा। मैं लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। लंगड़ाते हुए जब तक दरवाजे पर पहुंची, ये 2 मंजिल उतरकर बिल्डिंग के गेट तक पहुंच चुके थे। खिड़की से जाते हुए देखती रही। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा बंद किया। इतने से श्रम से ही मैं हाफ गई थी। देर तक दरवाजे के सामने वहीं खड़ी रही जहाँ से मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। मुझे लगा वे मेरे घर से ही नहीं, मेरे जीवन से भी चले गए हैं। अलविदा मिस्टर कश्यप, मैंने कहा। आज से मेरे घर और मेरे मन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं। घर का दरवाज़ा तो शायद कभी मजबूरी में खोलना भी पड़ेगा, क्योंकि इस शादी को इतनी आसानी से मैं नकार नहीं सकती। इसके लिए मेरे भाइयों ने बहुत सारा श्रम और पैसा खर्च किया है, इसलिए इस शादी को तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। पर मेरे मन का दरवाज़ा अब आपके लिए कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं।